हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं साइंस 2 का थर्ड चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। ओके, तो पहले तो ये लाइफ प्रोसेसेस दो पार्ट में ऑलरेडी चैप्टर डिवाइडेड है। सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड हमने सेकेंड चैप्टर के दो वीडियो में मैंने वो पूरा कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि एनर्जी फॉर्मेशन कैसे होती है लाइफ प्रोसेस के अंदर। हमारी जो मेन हमारा बॉडी कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो हमने देखा। हमने सेल डिवीजन कैसे करते हैं, हम कैसे ग्रोथ ग्रोथ जो हमारा लाइफ प्रोसेस है वो एग्जैक्टली कैसे होता है सेल्यूलर लेवल पे, वो हमने देखा। अब एक और इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस रिप्रोडक्शन के बारे में हम करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म अपना ऑर्गेनिज्म और आगे बढ़ाता है, हाउ दे मल्टीप्लाई देमसेल्फ। ओके, सो ये चीज हम आज देखने वाले हैं। सो इसमें भी अगेन पहले से मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप देखोगे, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आप देखने वाले हो। एंड पहले से प्रिपेयर अगर रह जाओ, एक नोटबुक लेके बैठो। जैसे जैसे न्यू वर्ड्स आते हैं, जैसे जैसे वर्ड जो आप पहली बार सुन रहे हो, पहली बार देख रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, वो लिखते जाइए। और मैं जो अगर उसके मीनिंग्स बताते जा रहा हूँ, वो आप मीनिंग्स भी लिखते जाइए। इसी को नोट्स बनाना कहते हैं। अगर आप ये करोगे, वीडियो पॉज करिए 2 मिनट और वो लिखते जाइए, इससे बहुत हेल्प होगी आपको। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट्स फॉर्म भी हो जाएंगे। जैसे ही आप टेक्स्ट बुक रीडिंग आप करोगे, आफ्टर द वीडियो आप टेक्स्ट बुक रीडिंग जरूर करिए एक बार। ओके, चैप्टर रीडिंग आपको खुद को एक बार पूरा करना है। आई होप आप लोग ये कर रहे हो। ओके, सो एक बार एक्सप्लेनेशन के बाद चैप्टर रीडिंग करना है, तब वो नोट्स आपको काम आएंगे फिर से। तो ये थोड़े से टेक्निक्स बता रहा हूँ, कैसे स्टडी पैटर्न बनाना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आपको चीजें और बेटर तरीके से समझनी है और उसे मेमोरी में स्टोर करनी है। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर एंड लेट मी शेयर द टेक्स्ट बुक विथ यू गाइस अगेन। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे प्यारे प्यारे वीडियोस मैंने बनाए हैं एसएससी से रिलेटेड आपके, एंड आई होप आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे एंड आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। सो लेट्स ओके, as you can see the textbook, life processes in living organisms part 2। okay, तो as you can see देखिए चार दिखाया, रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल, सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ, पॉपुलेशन एंड एक्सप्लोजन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट पार्ट जो है रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल, सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन, इसी में पूरा मेन चैप्टर है। लास्ट का 3 तो एकदम एक एक पैराग्राफ ही दिया है, उसके ऊपर समझो। ओके, सो हम चैप्टर को डिवाइड करने वाले हैं। हम पूरा रिप्रोडक्शन असेक्सुअल वाला पार्ट पूरा एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट अलग से पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट पूरा एक आपको मैं माइंड मैप बता देता हूं कैसे चैप्टर चलने वाला है। तो लेट मी राइट। ओके, सो सबसे पहले रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, सबसे एक इम्पॉर्टेंट लिविंग लाइफ प्रोसेस है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज असेक्सुअल asexual reproduction and sexual reproduction। ओके, नाउ आज हम सिर्फ असेक्सुअल कवर करने वाले हैं। असेक्सुअल के अंदर अगेन, नाउ एक और चीज, ऑर्गेनिजम्स कितने तरह के होते हैं? देयर आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीपल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो असेक्सुअल के अंदर भी वो दो पार्टीशन हम करेंगे। सिंगल सेल्ड वाले को हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, और दूसरा हो जाता है मल्टी सेल्यूलर। तो सिंगल सेल्ड वाले जैसे कि अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, ये लोग जो होते हैं वो कैसे, ये ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो हम देखेंगे इन यूनिसेल्युलर। ओके, एंड मल्टी सेल्युलर यानी कि दूसरे जितने एक सेल से ज्यादा जो होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो जितने भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं वो मल्टी सेल्युलर हो जाते हैं, मल्टी सेल्युलर। तो असेक्सुअल के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। इनके अंदर इंडिविजुअली और अलग अलग टाइप्स है कि वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, सो ये चीज आज हम पूरा कवर करने वाले हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज पूरा हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द चैप्टर। आपको क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चंस आपको कैंसल्ड आउट है, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ये सिंपल वही क्वेश्चंस है अगेन,
जो आप पहले पढ़ चुके हो उसी से, जो हमने फर्स्ट एक्चुअली पार्ट 1 में देखा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। जैसे विच आर द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस, तो हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ये सारे अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। विच लाइफ प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा, तो ये कौन सा लाइफ प्रोसेस था वो, तो वो आपको बताना है। तो ये सब आंसर्स आपको पता है, यू नो। फिर देखिए मेन सेल डिवीजन कौन सा है, तो हमने मिटोसिस, मायोसिस देखा था पार्ट 2 में ऑफ द चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो में। ओके, सो ये सारा चीज आपको पता है। ओके, let's start the chapter, main chapter start करेंगे। We have studied various life processes in previous classes. All those life processes, that is nutrition, respiration, excretion, sensation and response, that is called control and coordination, etc., are essential to each living organisms to remain alive. तो एकदम सिंपल, ये सारी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जिंदा रहने के लिए ये सारी चीज जरूरी है, इसीलिए उसे लाइफ प्रोसेसेस कहा गया है। Besides these life processes, one more life process occurs in living organisms. It is called reproduction. तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि ये चैप्टर का पूरा लाइफ प्रोसेस, कौन सा वाला लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हम लोग, रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। However, reproduction does not help the organism to remain alive, but it helps to maintain the continuity of the species of that organism. तो कह रहे हैं कि लाइफ प्रोसेसेस हमने लाइफ प्रोसेसेस का डेफिनेशन एक तरह से क्या बोला था, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन काम नहीं आता है, लेकिन उसके वजह से हमारा कंटिन्यूटी, एक स्पीशीज का कंटिन्यूटी मेंटेन रहता है। ओके, सो ये आपको लाइक समझना है। आपको सिंपल सा बताया हुआ एक प्लांट दिखाया हुआ है, ए बी में हेन दिखाया हुआ, कैसे एग देती है तो नेक्स्ट हेन और या चिक पैदा होता है बेसिकली। दूसरा सेल डिवीजन एक बताया कि कैसे सेल डिवाइड होके वो एक और लाइफ, एक और सेल पैदा हुआ, राइट। सो ये आपको एक बताया हुआ है, फिगर दिए हुए, थोड़े से फोटोज दिए हुए। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज, तो मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज क्या होता है, इट मींस बेसिकली एक जो स्पीशीज है वो बनी रहे। जैसे हम कह रहे हैं कि देयर आर एंडेंजर्ड स्पीशीज, हमने देखा था इन अवर ज्योग्राफी में, देखा था हमने कि टाइगर की स्पीशीज खत्म होते जा रही। इट मींस व्हाट, इट मींस वो एक जाति, वो जो जात है, वो एक जाति है, वो खत्म होते जा रही है। तो मेंटेनेंस मतलब क्या, वो बनी रहे, और टाइगर्स होते रहे, और बंगाल टाइगर्स होते रहे, ऐसा। So वो species बनी रहे, that is called maintenance of species. Whether the new organism is genetically exactly similar to the earlier one that has produced it, तो जो अब हमने ये देखा था मायोसिस और मिटोसिस प्रोसेस के टाइम पे, हमने देखा था क्रोमोसोम्स का रोल क्या होता है। क्रोमोसोम्स जो हमने देखा था मायोसिस के अंदर, खास करके मायोसिस के अंदर वो पूरा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर था, जो एक सेल से टोटल 4 हैप्लॉइड सेल्स बना रहा था, उसके अंदर सबका जेनेटिक कोडिंग अलग हो गया था, राइट। तो ये यहाँ पे पूछ रहे कि न्यू ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक क्या सेम रहता है, तो नहीं, सेम नहीं रहता है, लेकिन जिसमें मिटोसिस प्रोसेस होता है, मिटोसिस सेल डिवीजन होता है, उसमें पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है। तो बेसिकली असेक्सुअल वालों में हम बोल सकते हैं, असेक्सुअल यानी जिसके अंदर मायोसिस नहीं होता है, सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ओके, विदाउट गैमेट्स उसको हम बोल सकते हैं, विदाउट द गैमेट्स, गैमेट्स यानी सेक्स सेल्स। तो ये सारे टर्म्स आप याद रखिए, तो ही आप सारी चीज लिंक कर पाएंगे। ओके, गैमेट्स का मतलब सेक्स सेल्स है, जिसके अंदर सेक्स सेल्स नहीं होते हैं उसे असेक्सुअल बीइंग्स कहते हैं, असेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो असेक्सुअल वाले में जो होता है, सो उसके अंदर ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल, पूरे के पूरे आइडेंटिकल हो सकते हैं, राइट। सो असेक्सुअल में आपको ये याद रखना है कि असेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ओके, एंड सेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जिसके अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व है, जिसके अंदर जेनेटिक कोडिंग डिफर होते जा रही है, वो ऑर्गेनिज्म सिमिलर नहीं होगा, कॉमन सेंस की बात है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। हु डिटरमाइंस वेदर द टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज विल बी एग्जैक्टली सिमिलर और नॉट, तो ये कौन डिसाइड करता है, हमारे क्रोमोसोम्स, हमारे जेनेटिक कोडिंग डिसाइड करता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, तो क्या क्या रिलेशन है सेल डिवीजन और उसका। तो हमने अभी ये सारी बातें की, और जो लास्ट चैप्टर में बात की थी कि मिटोसिस प्रोसेस जो होता है वो असेक्सुअल वालों में होगा, एंड उसके अंदर जो है
पूरा पूरा जेनेटिक कोडिंग सेम दिखेगा हमें, क्योंकि उसके अंदर सेल जो है वो सोमैटिक सेल्स है। अगर आपको वो टर्म याद होगा, सोमैटिक सेल्स, सेक्स सेल्स यानी गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए उसे असेक्सुअल, विदाउट सेक्स सेल असेक्सुअल कहा गया है। ओके, सो ये आपको अगेन याद रखना है। बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आप धीरे धीरे टेक्निकल वर्ड्स, फिर से मैं आपको कहूंगा टेक्निकल वर्ड्स एक बार अच्छी तरह से पढ़िए, उसका लिस्ट बनाइए और फिर ये बातें समझिए अच्छी तरह से। ओके, लेट्स रीड अहेड। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक स्पीशीज से नया ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा निकलता है, दैट इज रिप्रोडक्शन। Reproduction is one of the various important characters of living organisms. It is also one of the various reasons responsible for evolution of each species. In living organisms, reproduction occurs mainly by two methods. Those two methods are asexual and sexual reproduction. तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि दो तरह के हम लोग के रिप्रोडक्शन होते हैं, asexual and sexual reproduction. Now, asexual reproduction क्या होता है? Process of formation of new organism by an organism of same species without involvement of gametes is called asexual reproduction. तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि जिसके अंदर गैमेट्स यानी हमारे जो सेक्स सेल थे वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसके बिना ही एक नया ऑर्गेनिज्म दूसरा अपना कॉपी बना देता है। ओके, वैसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आगे रीड करेंगे। एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स, द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी विथ द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि असेक्सुअल के अंदर पूरा का पूरा कॉपी, पूरा का पूरा सेम जेनेटिक कोडिंग होता है। ओके, क्योंकि इसके अंदर सेक्स सेल नहीं आए हैं, इसलिए इसके अंदर जेनेटिक कोडिंग चेंज नहीं हुआ है। जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, तो उसके अंदर जेनेटिक जो रिकॉम्बिनेशन वाला पार्ट था, अगर आपको याद होगा मायोसिस का, वो इसके अंदर नहीं होता है, और नहीं होता है उसके वजह से पूरा का पूरा एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी होती है इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, दिस इज यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन, यानी कि अच्छा, यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स क्या है? मतलब कि एक मेल का गैमेट यानी कि स्पर्म और फीमेल का गैमेट यानी कि एग, ये दोनों अलग जेनेटिक कोडिंग लेके मर्ज हो रहे हैं, ये हमने देखा था। इसलिए इसको कहा है यूनियन। मर्ज हो जाना उसको क्या कहते हैं बेटा? यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स। तो यहां पर ये नहीं हो रहा है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स नहीं हो रहा है। यहां पर यूनिपैरेंटल, यूनि का मतलब होता है वन, याद रखो, बहुत जगह पे यूज होता है वर्ड यूनिसेल्युलर, यूनी यानी कि वन। तो यूनिपैरेंटल यानी कि एक सिंगल पैरेंट काफी है अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए। ओके, दिस इज यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन एंड इट अकर्स बाय मिटोटिक सेल डिवीजन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि इसके अंदर मिटोटिक सेल डिवीजन होता है। Absence of genetic recombination is a drawback, whereas fast process is advanced for this reproductive method. तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सारी बात मैं बता चुका हूं कि इसके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, ये उसका ड्रॉबैक हो गया कि इसके अंदर नहीं होता है वो चीज, वो उसका ड्रॉबैक कहलाती है किसी चीज का। ओके, और ये फास्ट होता है क्योंकि इसके अंदर ये नहीं है, इसलिए ये रिप्रोडक्टिव मेथड जो है ये फास्ट होता है। Asexual reproduction फास्ट होता है। ओके, let's start the main like topic and types. तो मैंने ऑलरेडी आपको जैसे बोला कि asexual reproduction in unicellular organisms पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर हम टाइप्स देखेंगे। करीब 3 टाइप्स दिए हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के, एंड फिर मल्टी सेल्युलर देखेंगे, उसके कुछ टाइप्स दिए हैं वो पढ़ेंगे। ओके, सो असेक्सुअल के अंदर यूनिसेल्युलर वाला हम पढ़ रहे, एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, पहला है, सबसे पहला एकदम सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है? सो यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल वाले, एकदम जो सबको एग्जांपल पता होगा वो है अमीबा। ओके, अमीबा
जो वाटर बॉडीज में पाया जाता है, पैरामीशियम, ये भी पानी में, गंदा पानी जो आप नॉर्मल पॉन्ड वाटर या कोई पानी जमा करो तो उसके अंदर आपको अमीबाज मिलेंगे, पैरामीशियम्स मिलेंगे। ओके, ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये एक ही सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स है। ओके, तो आपको एक्टिविटी में यही बोला है कि आप कहीं के जमा पानी लीजिए और उसमें से पानी के कुछ ड्रॉप्स आप माइक्रोस्कोप में लगाइए, तो आपको क्या देखने मिलेगा, तो वो यहाँ पे बोला गया है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लगा के देखिए तो आपको क्या देखने मिलेगा। यू विल बी एबल टू सी मैनी पैरामीशियम परफॉर्मिंग द बाइनरी फिजन। आपको देखने मिलेंगे बहुत सारे पैरामीशियम बाइनरी फिजन कर रहे हैं। सो बाइनरी फिजन है क्या? बेसिकली वो सिंपली आपस में स्प्लिट हो जाता है, उसे फिजन बोलते हैं। स्प्लिट हो जाना उसे फिजन कहते हैं। याद रखो ये बात, ये वर्ड भी याद रखो। बाइनरी फिजन यानी कि एक से दो, बाई यानी टू होता है, एक से दो हो जाते हैं, बाइनरी फिजन होता है। सिंपली वो स्प्लिट हो जाते हैं, सिंपली वो स्प्लिट हो जाते हैं, उसे बाइनरी फिजन कहा जाता है। सो अमीबा, पैरामीशियम, फिर यूग्लिना, ये सारे अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, ये बाइनरी फिजन करते हैं। ओके, सो लेट्स रीड अहेड। प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरियाज एंड प्रोटिस्ट जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल लाइक मिटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। तो अगेन पूरा टेक्निकल लाइन, कितने सारे वर्ड्स आ गए जो एकदम नए होंगे आपके लिए। एक एक वर्ड तोड़ेंगे, एक एक वर्ड आप ध्यान रखिए, एक एक वर्ड आप लिखते जाइएगा। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, सबसे पहले क्या होता है? प्रोकैरियोट्स वो चीज होते हैं, प्रोकैरियोट सेल्स या प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। सेल के अंदर हमने देखा था न्यूक्लियस होता है, लेट मी ड्रॉ इट, लेट मी ड्रॉ इट, लेट मी ड्रॉ इट। सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, ये बीच में न्यूक्लियस होता है। तो जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है वैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। एंड ओके, यहां से मैं न्यूक्लियस हटा देता हूं। न्यूक्लियस नहीं होता है, ओके, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस। आप ये प्रोकैरियोट्स का क्या लिखेंगे? विदाउट न्यूक्लियस, दे आर विदाउट न्यूक्लियस। एंड यूकैरियोट्स, देयर आर टू टाइप्स, मैंने पहले ही आपको बोला, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ओके, मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है। यूकैरियोट्स, सो यूकैरियोट्स वो होते हैं बेसिकली जिसके जिसके अंदर सेल्स, जिस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, वैसे ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोट्स कहे जाता है। तो एक तरह से हम लोग कौन है? यूकैरियोट्स है, क्योंकि हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। ओके, तो सबसे पहले हो गया प्रोकैरियोट्स, जिसका एग्जांपल बैक्टीरिया दिया है। बैक्टीरिया सेल के अंदर, बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। सो बैक्टीरिया जो है वो कैसे अपने आप को डबल कैसे करते हैं? बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करते, एक के दो, दो के चार, चार के 8, वैसे वो अपने आप को डबल करते। वो कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है? बाइनरी फिजन मेथड है। ओके, प्रोटिस्ट अब क्या होता है? लेट्स सी प्रोटिस्ट क्या होता है। लेट मी क्लियर दिस आउट। प्रोटिस्ट एकदम सिंपल सा चीज है। प्रोटिस्ट्स क्या होता है? प्रोटिस्ट अलग अलग टाइप के, जिसके अंदर बेसिकली, जिसके अंदर, अच्छा, ये इसके अंदर यूकैरियोटिक्स भी आते हैं, पहले वो चीज डाल देते हैं। यूकैरियोटिक्स भी आ जाते हैं कुछ, प्रोकैरियोटिक्स भी आ जाते हैं कुछ। ओके, बेसिकली वो सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारी स्पेलिंग रॉन्ग है, ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्ड होती है, सिंगल सेल की होती है, उसे प्रोटिस्ट्स कहा जाता है। जो सिंगल सेल्ड की होती है उसे प्रोटिस्ट कहा जाता है। एक ही सेल के अगर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे प्रोटिस्ट्स कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। सो इसके अंदर यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं, प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल दिया है यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स। हमारे सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है, मिटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो हम लोग बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं सेकेंड चैप्टर में। तो मिटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है, सेल के जो पार्ट्स है, ये लोग भी तो डबल रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये लोग सारे जो किस तरह से अपने डबल होते हैं, तो ये होते हैं विथ बाय परफॉर्मिंग असेक्सुअल। इनका जो रिप्रोडक्शन मेथड है वो असेक्सुअल है। और ये इसके अंदर कौन सा असेक्सुअल के अंदर ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? फर्स्ट वाला, दैट इज
बाइनरी फिजन मेथड इस्तेमाल करते हैं। एक में से डबल हो जाते हैं, एक में से स्प्लिट होके बाइनरी फिजन, एक में से स्प्लिट होके डबल हो जाते हैं, दैट इज बाइनरी फिजन। तो यहां पर आपको अब थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, ये डायग्राम दिया हुआ अच्छा खासा। तो अमीबा का देखिए सिंपल बाइनरी फिजन, कैसे वो अपने आप पूरा स्प्लिट हो रहा है धीरे धीरे धीरे, और दो अमीबा दैट इज कॉल्ड डॉटर अमीबास। ओके, फिर पैरामेशियम का भी दिया हुआ है। पैरामेशियम का देखिए बीच में से वो हॉरिजॉन्टली कट हुआ है। हॉरिजॉन्टली जो ऐसे कट होता है उसे ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स कहते हैं। ओके, ट्रांसवर्सल लाइन होती है ये। तो ट्रांसवर्सली जो अपने आप ऐसे कट हो जाता है और दो फॉर्म हो गए और फिर वापस से वो ग्रो हो रहा है, सो डॉटर पैरामेशियम। तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन है। जबकि नीचे वाले में देखिए 3.4 में यूग्लिना का देखिए वो वर्टिकली स्प्लिट हुआ, वर्टिकली स्प्लिट हो गया, तो वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता है। तो ये दो तरह के फिर से बाइनरी फ्यूजन आपको देखने मिले कि अच्छा तीन तरह के हम बोलेंगे। सिंपल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स के अंदर जो भी वो ऑर्गेनिज्म है वो हॉरिजॉन्टली स्प्लिट होता है और दो बन जाते हैं। एंड लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना वाला नीचे की तरफ देखिए 3.4 में वो वर्टिकली स्प्लिट होता है, वर्टिकली स्प्लिट होता है और दो बन जाते हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। तो ये इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। लेट्स रीड अहेड कि in this process the parent cell divides into two to form two similar daughter cells। तो बाइनरी फिजन क्या है, एक पेरेंट सेल सेम तरह का दो अपने डॉटर सेल्स क्रिएट करता है। बाइनरी फिजन अकर्स ईदर बाय मिटोसिस और अमिटोसिस। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, मिटोसिस प्रोसेस क्या है। मिटोसिस प्रोसेस हमने पूरा देखा था, उसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट था कि वो अंदर के क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पहले तो डबल करता है और फिर बाद में जो साइटोकिनेसिस होता था वो होता था। तो अमिटोसिस इज बेसिकली जिसके अंदर क्रोमोसोम वगैरह कुछ देखा नहीं जाता, डायरेक्ट स्प्लिट हो जाता है। इसलिए फोटो में देखिए कैसे वो स्ट्रेच हो रहे हैं अंदर, कैसे वो स्ट्रेच हो रहे हैं और अलग हो जा रहे हैं। तो साइटोकिनेसिस जो प्रोसेस होता है मिटोसिस का, उस तरह से अगर डायरेक्ट जब सेल डिवाइड हो जाता है उसे अमिटोसिस कहा जाता है। दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ मायोसिस। मायोसिस का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। मिटोसिस अमिटोसिस इज अ डिफरेंट थिंग, मायोसिस इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, आगे रीड करेंगे। एक्सिस ऑफ अ फिजन, एक्सिस ऑफ अ फिजन या डिवीजन इन द डिफरेंट प्रोटिस्ट। तो अलग अलग प्रोटिस्ट यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अलग अलग होता है। अमीबा में हमने देखा कि एकदम सिंपल बाइनरी फिजन हुआ, जैसा उसका उसका कोई शेप नहीं होता एग्जैक्टली, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, तो वो कैसे ही बीच में से अपने आप डिवाइड हो जाता है। Hence, it is called simple binary fission. Paramecium divides by transverse. Transverse यानी याद रखना है horizontally divide होता है, and Euglena vertically divide होता है, that is longitudinal binary fission. Binary fission is usually performed by living organisms during favorable conditions, that is availability of abundant food material. तो ये तभी होता है जब उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, उनको जो कंडीशन चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन बोलो, टेम्परेचर बोलो, या जो भी मॉइस्ट या जो भी उनको कंडीशन चाहिए जिसमें वो ग्रो हो सके, वो उनका जो फूड है वो उनको मिल सके, तब वो होता है। दैट वाज फर्स्ट बाइनरी फ्यूजन जिसमें एक से दो होता है। फिर है मल्टीपल फ्यूजन, एकदम सिंपल, एक से बहुत सारे, एक से दो होना बाइनरी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बाइनरी यानी टू, बाय बी आई यानी टू। ओके, एक से बहुत सारे होना दैट इज मल्टीपल फ्यूजन। तो अब इसमें भी अमीबा बाइनरी फ्यूजन भी कर सकता है, अमीबा मल्टीपल फ्यूजन भी कर सकता है, तो ये बात भी आपको समझना है। ओके, एक ही जन अलग अलग मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो मल्टीपल फ्यूजन, asexual reproduction by multiple fission is performed by amoeba and other similar protists. Amoeba stops the formation of pseudopodia and thereby movements whenever there is lack of food or any other type of adverse condition. अब यहाँ पे फिर से पूरा टेक्निकल लाइन क्या है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ। लेट मी क्लियर दिस आउट। सो अमीबा जो होता है, अमीबा जिसका कोई शेप नहीं है, ये मूवमेंट कैसे करता है, तो ये सूडोपोडिया, सूडोपोडिया क्या होता है, इट इज लाइक एक टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, जो बेसिकली उसको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। उसके छोटे छोटे, बहुत ही छोटे पाव समझ लो, उसके लेग्स समझ लो, नॉट एग्जैक्टली लेग्स वर्ड यूज करना चाहिए,
बट आपको समझाने के लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरा अभी बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सूडोपोडिया इज बेसिकली टाइनी, एकदम मतलब ये पहली बात तो आंखों से देखा नहीं जा सकता अमीबा, हमें माइक्रोस्कोप में देखना है। उसके अंदर आप समझिए टाइनी टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो उसको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, वो उसके वजह से ही एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर पाता है। तो ये सूडोपोडिया, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अमीबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, ये बंद कर देता है, सूडोपोडिया बनाने को बंद कर देता है। एंड देयर बाय मूवमेंट्स वेन एवर देर इज अ लैक ऑफ फूड और एनी अदर टाइप ऑफ एडवर्स कंडीशन। तो इसीलिए अब जब एडवर्स कंडीशन ऐसा हो गया है, अब जबकि खाना एडवर्स कंडीशन यानी कि फेवरेबल कंडीशन, एडवर्स कंडीशन दो तरह का। सो फेवरेबल कंडीशन में वो बाइनरी फ्यूजन करता है, एंड एडवर्स कंडीशन लैक ऑफ फूड वाला चीज जब हो गया, इट बिकम्स राउंडेड एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब जब एडवर्स कंडीशन होता है इसके लिए, तो ये मूवमेंट बंद कर देता है, और उसको अब पता है कि अगर मूवमेंट करूंगा मुझे खाना नहीं मिलने वाला है, एडवर्स कंडीशन है, खाना नहीं मिलने वाला है, अगर मैं मूवमेंट करते रहूंगा मैं मर जाऊंगा। तो वो क्या करता है, वो राउंड फॉर्म बन जाता है, अपना सूडोपोडिया बंद कर देता है, और ये पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है राउंड हो जाता है, राउंड हो जाता है, पूरा राउंड बन जाता है, एंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है। एंड उसके आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि उसका जो बेसिक मेम्ब्रेन का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, वॉल, आप बेसिकली मेम्ब्रेन यानी एक लेयर समझिए, वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा बना देता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है, जिसकी वजह से अंदर वो प्रोटेक्टेड रहता है, बाहर का एडवर्स इफेक्ट उसको अंदर नहीं होगा। ऐसे ऐसे अपने आप को बंद कर लेना, एक तरह से एनक्लोज कर देना, ऐसी चीज को कहा जाता है सिस्ट। आई होप मैं इसका प्रोनाउंसिएशन राइट कर रहा हूं, सिस्ट कहा जाता है। अब अंदर जो है वो एक उसका जो न्यूक्लियस है, वो बार 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 डिवाइड होते जाता है, बार बार डिवाइड हो जाता है, डिवाइड एक से दो, दो का तीन, ऐसे, और अपना न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इसका जो ये एक न्यूक्लियस है, वो बार बार डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन होके बहुत सारे छोटे 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 एक तरह से हम बोल सकते हैं अमीबा फॉर्म कर देता है, बहुत सारे, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन होती है, ये लाइक टूट जाता है, वो टूट जाता है, और अंदर से निकलते हैं बहुत सारे छोटे छोटे अमीबाज। अमीबाज नहीं बोलेंगे एक्चुअली, प्लूरल इसका, प्लूरल इसका अमीब्यूले बोलेंगे, पता नहीं प्लूरल वर्ड इसका मैं भूल गया हूं। तो अमीबाज बेसिकली बहुत सारे अमीबाज आएंगे, ओके, जिसको डॉटर अमीबा बोलेंगे। तो ये एक से बहुत सारे निकले, मल्टीपल फिजन। तो आपको ये कैसे याद रखना है, जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो अमीबा मस्त घूमता फिरता है, अपना सूडोपोडिया लेके घूमता फिरता है, और एक से दो बाइनरी फ्यूजन करता है, ओके। जब एडवर्स कंडीशन होता है, यानी कि उसके लिए अच्छा कंडीशन नहीं है, खाना नहीं है, उसको पता है खाना नहीं मिलेगा, तो वो अपना सूडोपोडिया बंद कर देता है और एक राउंड सर्कल फॉर्म कर देता है। उसके अंदर वो अपना न्यूक्लियस बार 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 डिवाइड कर देता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है, तो वो चीज बनी है, दैट इज कॉल्ड सिस्ट, वो टूट जाती है, और अंदर से बहुत सारे अमीबाज निकलते हैं। सो ये चीज अब खाली रीड करेंगे। मल्टीपल fission, asexual reproduction by multiple fission is performed by amoeba and other similar protists. Amoeba stops the formation of pseudopodia and thereby movements whenever there is a lack of food or any other type of adverse condition. It becomes rounded and forms protective covering around plasma membrane. Such encysted यानी कि ऐसा covered encysted amoeba or any other protist is called a cyst. ऐसे चीज को cyst कहा जाता है। Many nuclei are formed by repeated nuclear division in the cyst. It is followed by cytoplasmic division and thus many amibulae, देखिए amibulae plural word है ये उसका, amibulae, I hope मैं इसका pronunciation right कर रहा हूँ, are formed. They remain encysted till there are adverse condition. ये अंदर ही रहते हैं जब तक adverse condition है, adverse यानी बुरी condition है उसके लिए बाहर। Cyst breaks open on arrival of favorable condition and many amibulae आर रिलीज्ड, और बहुत सारे रिलीज होते हैं। नीचे देखो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है उस चीज का, बहुत प्यारा सा। ये अमीबा था, उसने अपना सीडोपोडियाज यानी ये जो मूवमेंट करने वाले थे उसके छोटे छोटे यहाँ पे वो बंद करके सर्कल फॉर्म हो गया, सिस्ट फॉर्म हो गया, अंदर बहुत सारे एमिब्यूलेस आ गए, डिवीजन, सेल डिवीजन और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन से, एंड जब फेवरेबल कंडीशन आई तो ब्रेक हो गया। सो दैट, ओके, आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा। थर्ड वाला देखेंगे,
अब तक हमने दो टाइप ऑफ असेक्सुअल मेथड देख लिए, थर्ड वाला देखेंगे बडिंग। बडिंग प्रोसेस क्या है? सो बडिंग होता है पहली बात यीस्ट के अंदर, यीस्ट जो हम यूज करते हैं अपने बेकिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो यीस्ट के अंदर होता है। सो इट इज अ टाइप ऑफ फंगस, पहली बात यीस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस। यूनिसेल्युलर, सीधी सी बात है, हम यूनिसेल्युलर पढ़ रहे हैं, तो यीस्ट इज अगेन अ यूनिसेल्युलर। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा डायग्राम से ही समझ में आ जाता है। यीस्ट के अंदर एक जगह से वो लाइक एक तरह से बल्जिंग आउट, बाहर निकलने लगता है। ओके, जैसे हमें कोई चोट लगती तो हमारा कैसे बाहर आ जाता है थोड़ा सा, उसे बल्ज कहते हैं। तो एक जगह से वो बल्ज आउट होने लग जाता है और वो धीरे धीरे वो डिवाइड होके वो जो होता है वो न्यू बर्ड होता है, वो उसी के ऊपर ग्रो होते रहता है, ग्रो होते रहता है। और जब वो पूरी तरह से लगता है कि अब मैं अकेला इंडिपेंडेंट रह सकता हूं, तो वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से बडिंग प्रोसेस से भी बहुत सारे रिप्रोडक्शन होता है। तो यीस्ट जो है फंगस है, फंगस पूरी कॉलोनी अपनी इस तरह से बनाती है। तो ये भी अगेन दिस इज ऑल्सो मिटोटिक डिवीजन, याद रखना आपको, इसके अंदर असेक्सुअल के अंदर पूरा मिटोसिस प्रोसेस ही देखेंगे हम लोग। ओके, मायोसिस इसमें नहीं आ सकता, याद रखिए। लेट्स रीड इट। ब्रिंग द एक्टिव ड्राई यीस्ट पाउडर, पाउडर लीजिए आप, जो मिलता है नॉर्मली, उसको पानी में रखिए, उसको आप ड्राई करिए एंड 10 ग्राम शुगर के साथ मिक्स करिए, वाटर के साथ मिक्स करिए, वार्म वाटर को कुछ समय तक रखिए, क्लीन ग्लास में लीजिए और माइक्रोस्कोप में देखिए। तो ये प्रैक्टिकली तो आप कर नहीं सकते, बस बेसिकली आपको बोला है कि यीस्ट को आप ऑब्जर्व करिए तो आपको देखने मिलेगा, आपको देखने मिलेगा। ओके, सो लेट्स जस्ट सी द ऑब्जर्वेशन, क्या देखने मिलेगा हमें। You will see the yeast cells performing budding, आपको budding देखने मिलेगा। Small buds coming out of many parent cells, parent cells जो original cells थे उसमें से हर जगह से निकलने लगेंगे बाहर। Asexual reproduction occurs by budding in yeast, a unicellular fungus. Yeast cell produces two daughter nuclei by mitotic division so as to reproduce by budding. This yeast cell is called a parent cell. A small bulge appears on the surface of a parent cell. This bulge is actually a bud. One of the two daughter nuclei enters this bird. After sufficient growth, bird separates from the parent cell and starts to live independently as a daughter yeast cell. तो मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस ऑलरेडी समझा दिया। एक पेरेंट सेल होता है, उसके अंदर एक जगह से टेम्बा निकलने लगता है, बर्ड जिसको हम बर्ड बल्जिंग होने लगता है, फूगने लगता है एक तरह से, अंदर पूरा न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है और फिर वो एक पूरा छोटा सा बर्ड बन जाता, न्यू बर्ड उसको बोलेंगे हम। और जब वो ग्रो होते रहता है, ग्रो होते रहता है, जब वो खुद इंडिपेंडेंटली रहने के लिए केपेबल हो जाता है, वो अलग हो जाता है। तो ये प्रोसेस पूरा, ये जो है इसे बर्डिंग प्रोसेस कहा जाता है। अब हमने पूरा यूनिसेल्युलर का असेक्सुअल कंप्लीट कर दिया, यूनिसेल्युलर का असेक्सुअल हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग मल्टी सेल्यूलर के अंदर देखेंगे। मल्टी सेल्यूलर के अंदर भी 4 से 5 आई गेस दिया हुआ है, अलग अलग टाइप्स दिया हुआ है कि कैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो मौजूद है हमारे आसपास वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल, फ्रेगमेंटेशन। नाम से ही फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े, फ्रेगमेंट्स का मतलब ही क्या होता है, टुकड़े, फ्रेगमेंट्स, पीसेस। ओके, सो फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, एक जो भी है, जैसे कि स्पाइरोगिरा का यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा है। स्पाइरोगिरा इज नथिंग बट एक एक्वाटिक एल्गी है। ओके, इट इज एन, लेट मी राइट इट आउट थोड़ा सा। सो ये अच्छा, ये कब से जो ये आपको पता होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको पता होगा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कुछ इस तरह से होता है। किंगडम होते हैं, किंगडम के नीचे उसके ये आते हैं, फीलम आते हैं, फीलम, फीलम कहा जाता है। विच फीलम दे बिलोंग टू, ऐसा होता है, फीलम होता है। उसके नीचे क्लास, उसके नीचे क्लास आता है, क्लास, उसके नीचे ग्रुप, ग्रुप आता है, और ग्रुप नहीं, ऑर्डर आता है, ऑर्डर, उसके नीचे ऑर्डर आता है, फिर फैमिली होता है, फैमिली के नीचे जीनस, और जीनस के नीचे होता है स्पीशीज। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है। तो ये प्लांट किंगडम का एलजी, इट्स एन एलजी, स्पाइरोगिरा इज एन एलजी। इसको एलगे एलगे नहीं पढ़ना, एलजी होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, एलजी। इट इज एन एलजी, स्पाइरोगिरा इज एन एलजी। आपको ये जैसे कि मैं फोटो दिखा रहा हूँ, इट्स एन एलजी, ये पानी के अंदर मौजूद होता है। ओके, बड़ा ही सिल्क टाइप एकदम दिख रहा है जो,
ये अब जो है ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो ये बेसिकली टूट जाता है, फ्रेगमेंट, ये टुकड़े हो जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया उस चीज का, ये टूट जाता है कहीं से भी, और वो जो टुकड़े हैं वो अलग से ग्रो होने लग जाते हैं फिर से, तो ये वापस से दो, एक से दो बन गए वो लोग। सो दैट इज फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड। और दूसरे लोग कौन है, एलजी का हमने एक देख लिया एग्जांपल। स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस क्या होता है, तो ये आप देख सकते हो, स्पॉन्जेस का फोटोज भी मैंने ये लगाया हुआ है। स्पॉन्जेस ये सब पानी के अंदर होते हैं, इनके अंदर से वाटर पास हो सकता है, बेसिकली दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह के। उसमें से कौन सा टाइप ऑफ स्पॉन्जेस का हम पढ़ रहे हैं, तो सिकॉन, आई होप इसका प्रोनाउंसिएशन में राइट कर रहा हूं, सिकॉन नाम का जो स्पॉन्ज है वो क्या करता है, वो फ्रेगमेंटेशन की तरह से फ्रेगमेंटेशन का मेथड यूज करता है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज, सिकॉन दोनों तरह से सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। सिकॉन जो स्पंज है वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, असेक्सुअली भी कर सकता है। ओके, तो ये यहाँ पे उसको हमने असेक्सुअल एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है। ओके, सो लेट्स रीड अहेड। Fragmentation, this type of asexual reproduction occurs in multicellular organisms. In this type of reproduction, the body of parent organism breaks up into many fragments, and each fragment starts to live an independent new organism बन जाता है. This type of reproduction occurs in algae like Spirogyra and sponges like Sican. Okay, आपको ये सब स्पेलिंग्स और इसके नाम एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से याद रखने हैं। नोट्स बनाना चालू करो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर के नीचे पहला लिखो फ्रेगमेंटेशन, उसके नीचे लिखो एग्जांपल एलजी लाइक स्पायरोगिरा, स्पॉन्जेस लाइक सिकॉन, ये सारी चीजें बनाना चालू करो। ये पैराग्राफ आपको कैंसिल कराया था, तो इसके अंदर खाली इंफॉर्मेशन थी कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं स्पायरोगिरा को, तब जाके वो फिलामेंट्स जो टूटे हैं वो ब्रेक होके जो न्यू ग्रो हो जाते हैं, पूरे पूरे इंडिपेंडेंटली रहना चालू हो जाते हैं। तो इसमें कोई खास इतना कुछ पढ़ने जैसा नहीं था। सिकॉन के बारे में बोला था कि वो एक्सीडेंटली टूट जाता है, तो वो नया सिकॉन बन जाता है, फ्रेगमेंट्स। नाउ दूसरा है मेथड इन मल्टी सेल्यूलर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन होता है यानी कि जैसे बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं, अगर हाथ मेरा अगर समझो कट जाता है और फिर से पूरा मेरा हाथ वापस आ जाता है, उसे रीजेनरेशन कहा जाता है। जैसे चिपकली की पूंछ, वो जब ऐसे कंडीशन में लगता है कि वो डेंजरस कंडीशन में है, तो वो अपनी पूंछ छोड़ देती, कट हो जाती है, या अपने आप भी कट हो जाती है कहीं पे अटक के, तो फिर से उसकी पूरी जो टेल है वापस ग्रो हो जाती है, उसे रीजनरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया एक तरह का फ्लैट वॉर्म है, एक तरह का वॉर्म है, कीड़ा है, फ्लैट कीड़ा, फ्लैट वॉर्म्स है। वो क्या करता है, प्लेनेरिया जो एक होता है, वो उसका हेड अलग हो जाता है, उसका बॉडी अलग हो जाता है, उसका टेल पार्ट जो दिख रहा है वो अलग हो जाता है, और वो तीनों अलग पार्ट जो है वो फिर से पूरा रीजनरेट होके नया पूरा का पूरा प्लेनेरिया बन जाता है। तो ये इनका मेथड रीजनरेशन मेथड है इनका। ओके, सो ये रीड करेंगे, लेट्स रीड दैट। You may know that the wall lizard breaks up and discards some part of the tail in emergency. Discarded part is regenerated after a period. This is an example of limited regeneration. However, under certain situations, an animal planaria breaks up its body into two parts, and thereafter each part regenerates remaining part of the body and thus two new planaria are formed. This is called regeneration. तो already मैंने आपको समझा तो दिया ही कि प्लैनेरिया क्या करता है, अपना बॉडी पार्ट तोड़ देता है और उसमें से पूरा बॉडी पार्ट से वापस से पूरा प्लैनेरिया बन जाता है, रीजनरेट, यानी वापस रीजनरेट हो जाता है। सो दैट वाज रीजनरेशन, सेकंड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर। थर्ड है बडिंग। इसके अंदर भी बडिंग प्रोसेस है, याद रखो। इसमें अगेन हम लोग हाइड्रा एग्जांपल लेंगे। हाइड्रा भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर मोस्टली पाया जाता है। सो हाइड्रा क्या करता है, बडिंग, उसके अंदर जो हाइड्रा जो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर साइड से कहीं से एक और हाइड्रा निकलने लगता है, और वो बर्ड जैसे होता है, बल्जिंग आउट जैसा हमने देखा था, वो ही ग्रो होके फिर से हाइड्रा का फॉर्म लेता है। जब वो इंडिपेंडेंटली रहने के लिए रेडी हो जाता है, वो अलग हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो इस तरह से बडिंग प्रोसेस जो ऊपर देखा था हमने इन यूनिसेलुलर,
वो ही यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर में भी है। तो इन केस ऑफ हाइड्रा, अंडर फेवरेबल कंडीशन एट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड आउटग्रोथ, आउटग्रोथ यानी वहां से बाहर निकलने लग जाता है, आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ रीजनरेटिव सेल। अच्छा, ये भी हाइड्रा भी वो कैसे कर रहा है, वहां पे रीजनरेट कर रहा है, सेल्स को रीजनरेट कर करके वापस से वो ग्रो कर रहा है पूरा बॉडी। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड अ बर्ड। बर्ड ग्रोज अप प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म्स अ स्मॉल हाइड्रा। डर्मल लेयर्स, डर्मल यानी कि स्किन, डर्मल डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन को क्या बोला जाता है टेक्निकल टर्म में, डर्म वर्ड यूज किया जाता है। तो डर्मल लेयर्स एंड डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ द बर्डिंग हाइड्रा आर इन कंटिन्यूटी विद दोज ऑफ द पेरेंट हाइड्रा। तो पूरा पूरा स्किन लेयर कंटिन्यूटी में रहता है और दोनों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कॉमन रहता है स्टार्टिंग में, जब वो पेरेंट हाइड्रा के साथ रहता है। ओके, फिर बाद में जैसे जैसे पेरेंट हाइड्रा ने उसको न्यूट्रिशन पहुंचा पहुंचा के उतना केपेबल बना दिया कि वो खुद अब इंडिपेंडेंटली रह सकता है, तब जाके वो अलग होता है। इट्स लाइक जैसे हमारे मदर्स हमको जब मदर जो खाना खाती है वही बच्चे को खाना जाता है, राइट? तो वैसा ही यहाँ पे भी है। Budding hydra separates from parent hydra and starts to lead an independent life when it grows up and becomes able to lead an independent life. जब वो बड़ा हो जाता है, इंडिपेंडेंट रहने के काबिल हो जाता है, तब वो अलग हो जाता है। तो आपको यहाँ पे बर्डिंग का डायग्राम भी दिया हाइड्रा का। फोर्थ टाइप इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत ही सिंपल सा, ये बेसिकली वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि एक प्लांट के जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स है, रूट, स्टेम्स, लीव्स, वो इंडिविजुअल पार्ट्स के वजह से पूरा का पूरा प्लांट वापस से अगर आ जाता है, उग जाता है बेसिकली, तो उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। इट बेस्ट एग्जांपल पोटैटोस का आपको पता होगा, पोटैटो आपने देखा होगा, पोटैटो, अगर पोटैटो को आपने ध्यान से देखा तो उसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, लाइक छेद, छेद नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, बट उसके ऊपर जो डॉट डॉट जो देखते हैं आप, जैसे डायग्राम इमेज देख सकते हो अभी आप, तो ये जो है उसे आई ऑफ अ पोटैटो कहा जाता है। वो अगर आप बहुत दिन तक रखो अपने घर पे तो वहां पे कुछ उगने लग जाता है। तो वो क्या उग रहा है, अगर आप उसको अच्छी तरह से और रखोगे तो उसमें से पूरा पोटैटो का प्लांट निकल आएगा, जो अपना न्यूट्रिशंस जमा करके रखता है फॉर ग्रोथ, जो अपना न्यूट्रिशन जमा करके रखता है फॉर फर्दर ग्रोथ, फॉर फर्दर रिप्रोडक्शन, उसे ट्यूबर कहा जाता है। ओके, तो ये चीज आपको समझनी है कि ट्यूबर क्या होता है। सो पोटैटो इज अ ट्यूबर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर है वो एक तरह का, उसके अंदर से वो ग्रो होने लग जाता है, ग्रो होने लग जाता है। ओके, सो ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। एंड रोजेस का भी, जहां तक मुझे पता है, रोजेस का स्टेम आप कट करते हो तो वो फिर से पूरा का पूरा वापस से प्लांट उग सकता है, इतना मुझे पता है। सो लेट्स रीड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। Reproduction in plants with the help of vegetative parts like root, stem, leaf, and bud is called a vegetative reproduction. Vegetative propagation in potatoes is performed with the help of eyes present on tuber. तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि वो ट्यूबर है और उसका जो पोर्शन है उसे आई कहा जाता है पार्ट को, और वहां से वो उगने चालू हो जाता है। Whereas and in a bryophyllum, bryophyllum एक तरह का प्लांट होता है, bryophyllum it is performed with the help of buds प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन। तो आप ये देख सकते हो कि लीफ के मार्जिन के ऊपर कितने सारे फिर से लीव्स, प्लांट निकलते आ रहे हैं वो, ठीक है, तो ये पूरा नया प्लांट बन जाएगा। इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक शुगरकेन एंड ग्रासेस, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन नॉड्स। तो नॉड्स यानी कि उनके एंड पॉइंट पे जो होता है वहां से नया प्लांट फिर से निकल सकता है। प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल दे दिए कि कैसे कोई रूट्स की वजह से फिर से पूरा प्लांट बना देता है, कैसे कोई स्टेम की वजह से अपना पूरा फिर से प्लांट बना देता है, कैसे कोई लीफ के हेल्प से पूरा वापस से नया प्लांट बन जाता है। तो वेजिटेटिव पार्ट्स यानी रूट, स्टेम, लीफ, इनके वजह से नया पूरा का पूरा प्लांट बन सकता है, उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर टाइप 4। अब फिफ्थ वाला टाइप आपको नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये समझा दूंगा, बहुत चिंदी सा टाइप है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो फंगस वगैरह होता है वो उसके ऊपर स्पोर, ये आपने देखा होगा भाकरीज या ब्रेड के ऊपर आता है, वो स्पोर फॉर्म करती है। बेसिकली कैसा होता है, मैं एक सिंपल सा डायग्राम, एक रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ यहाँ पे, कि एक स्पोर, स्पोर यानी एक ऐसा ऐसा फॉर्म हो जाता है पूरा, ओके, और उसके अंदर ना बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। तो आफ्टर सर्टेन टाइम ना ये फूट जाता है, ये फूट जाता है, और वो पूरे स्पोर्स लाइक
हर जगह पे उड़ जाते हैं, उड़ के इधर इधर गिर जाते हैं, जहां पे वापस से उगने लग जाते हैं। तो ये जो टेक्निक है वो स्पोर्स, इसको स्पोर कहा जाता है पहली बात। तो ये टेक्निक जो होता है, इससे इस तरह से पूरा अपना फंगस जो है वो अपना पूरी कॉलोनी बना देती है। तो स्पोर फॉर्मेशन टेक्निक ये आपको नहीं आने वाली है, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया। सो हमने क्या क्या देखा, एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने असेक्सुअल 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 रिप्रोडक्शन की बात की खाली। उसके अंदर हमने यूनिसेल्युलर यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल यानी प्रोटिस्ट भी कहा जाता है उसे, और मल्टी यानी एक से ज्यादा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का देखा। यूनिसेल्युलर के अंदर हमने तीन चीज देखी, 1 2 3 तीन चीज देखी। हमने देखा बाइनरी फिजन, हमने देखा मल्टीपल फिजन, ओके। एंड हमने देखा लास्ट वाला क्या था, बडिंग था लास्ट वाला, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, बडिंग, ओके। फिर मल्टी सेल्युलर के अंदर 5 देखा हमने, मल्टी सेल्युलर वाले असेक्सुअल के अंदर हमने 5 देखे। फ्रेगमेंटेशन था, आई एम नॉट राइटिंग द होल स्पेलिंग, जगह नहीं यहाँ पे। फ्रेगमेंटेशन था, फिर दूसरा क्या था, रीजनरेशन था। फिर दूसरा क्या था, रीजनरेशन, बडिंग था इसके अंदर भी, बडिंग था इसके अंदर भी। फोर्थ वाला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था, और फिफ्थ वाला जो नहीं आने वाला आपको, वो स्पोर फॉर्मेशन था। तो ये हमने आज कवर कर दिया। नेक्स्ट हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वीडियो देखेंगे। आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। होप आपको समझ में आया, होप आपको मजा आया। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। होप आप सारे चीज लिखोगे, लिख के ही प्रैक्टिस होती है, याद रखो। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।